हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जूकिंग को सिटी के अंदर देख पाते हैं, जहां वो बिना परमिशन के एक शुगर कैंडी को उठा लेता है और मस्त खाते हुए जाने लगता है। तभी उसकी नजर दो पर्सन पर जाती है, जिनमें से एक कहता है क्या वाकई में ग्रेट कंपटीशन की लोकेशन तय हो गई है, पर दूसरा पर्सन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि हाई रैंकिंग के ओल्ड डिसाइपल्स अपनी कल्टीवेशन सप्रेस कर ली है ताकि वो फाउंडेशन रियलम से ऊपर ना जा पाए। तुम्हें क्या लगता है ये सब उन्होंने बस ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किया होगा? उनकी बातें सुनकर जूकिंग हमें बताता है कि मैंने सब कुछ सही गेस किया था, मरमेड क्लैन के अगेंस्ट बहुत जल्द एक वार छिड़ने वाली है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्ट्रीट के पास से काफी खतरनाक फॉरबिडन जोन के क्रिएचर की ओरा आसपास फैल रही थी, जिस ओरा को जूकिंग जैसे ही सेंस करता है वो भी थोड़ा हैरान होकर कहता है ये तो एनोमली ओरा है। इतना कहकर जूकिंग उस डायरेक्शन में जाने लगता है। छत से जाते जाते उसकी नजर पड़ती है कुरो पर, जिसे देखकर वो वहाँ ऊपर बैठकर आराम से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वो देखता है कि एक पर्सन मरा हुआ था और दूसरे पर्सन के पास एक सोर्ड थी, लेकिन जैसे ही जूकिंग उन्हें ध्यान से देखता है उसे समझ में आ जाता है कि वो दोनों वांटेड लिस्ट के क्रिमिनल हैं। अब हम कुरो को देख पाते हैं, जो कि काफी स्पीड के साथ आकर एक क्रिमिनल को पकड़कर साइड में ले जाता है, जहां हम उसकी शैडो को देख पाते हैं, जो कि काफी ब्रूटली अपने तेजधार नाखून से ही उस क्रिमिनल के बॉडी में स्लाइसेस लगाने लगता है। जैसे ही वो क्रिमिनल खुद को संभालते हुए कुरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, कुरो उसके हमले को डॉज करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मार देता है। इवन कि वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तेजी से आगे बढ़कर एक पावरफुल स्लैश से उस क्रिमिनल के चेहरे को चीर कर उसे ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार देता है। और ये करने के बाद कुरो के बॉडी से और भी खतरनाक डार्क ओरा निकलने लगती है, जिस ओरा को ध्यान से देखने के बाद जूकिंग कहता है आखिर इस बच्चे के पास से फॉरबिडन जोन के क्रिएचर्स की ओरा कैसे निकल रही है। इतने में उसे कैप्टन की कॉल आती है, जहाँ वो कह रहे थे मेरे बच्चे क्या तुम वापस लौट आए, चलो क्राइम डिवीजन में आओ, मुझे तुम्हें कुछ इंपोर्टेंट बात बताना है। जो सुनकर जूकिंग थोड़ी देर तक कुरो को घूरता है और फिर कुछ सोचते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्राइम डिवीजन के अंदर, जहाँ कैप्टन मस्त अपने जेट स्लिप को उछाल कर पकड़ रहे थे और वो पूरे अच्छे मूड में लग रहे थे। तभी जूकिंग क्राइम डिवीजन के अंदर आ जाता है। जूकिंग को देखते ही कैप्टन उससे कहते हैं वेलकम बैक वाइस कैप्टन जूकिंग। ये सुनकर जूकिंग उनसे सवाल करता है आखिर किसे आप वाइस कैप्टन कह रहे हो? जवाब में कैप्टन कहते हैं मेरी जान तुम पहले अपने जेट स्लिप को चेक करो। उनकी बात मानकर जूकिंग अपने जेट स्लिप को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे प्रमोट करते हुए क्राइम डिवीजन का न्यू वाइस कैप्टन बना दिया गया है और उसकी सैलरी 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। कैप्टन जूकिंग के पास आकर कहते हैं बच्चे जो तुमने नाइट ऑफ सुप्रेशन में हमारी मदद की थी, इसलिए मैंने एल्डर से लड़ झगड़ कर और उनके पैर पकड़कर तुम्हें वाइस कैप्टन बनाने की रिक्वेस्ट किया था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे प्रॉपर्ली थैंक्स कहना चाहिए? अगर मैंने तुम्हारी मदद ना किया होता तो तुम आखिर वाइस कैप्टन कैसे बन पाते? थैंक्स कहना तो स्मॉल मैटर है, शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं तुम मुझे वैसे भी 1000 स्पीड स्टोन उधारी के तौर पर देने वाले हो। पर जूकिंग कहता है मुझे आपको 100 स्पीड स्टोन देना है। इतना सुनते ही कैप्टन सही लाइन पर आते हुए कहते हैं ठीक है मेरे भाई, 500 स्पीड स्टोन थे। वो क्या है ना, मैं कभी पैसों की परवाह नहीं करता। जिस बात पर जूकिंग कहता है मैं भी स्पीड स्टोन को लेकर मजाक नहीं करता। इतना सुनते ही कैप्टन को एक झटका लगता है और वो जूकिंग से कहते हैं मेरी जान तुम इस बात को छोड़ो, हम इसे बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बता दूं, ग्रेट कंपटीशन की जगह मरमेड क्लैन के अंदर रखी गई है और वो जगह पैसे खजाने ट्रेजर से भरी पड़ी है। लास्ट टाइम सेकंड प्रिंस ने 8 फाउंडेशन लेवल की पिल्स चुराया था और हर एक पिल की कीमत 1000 स्पीड स्टोन थे। तुम्हें नहीं लगता कि इस बार हमें टीम बनाकर चोरी करनी चाहिए, जिससे कि हम दोनों काफी अमीर बन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात मुझे पता है कि मरमेड क्लैन ने कहा उनकी प्रेसियस ट्रेजर छुपा कर रखा है। पर इतना सुनकर जूकिंग अपने पास से एक फल निकाल कर कैप्टन को दिखाता है, जिसे देखकर कैप्टन थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो जूकिंग से उस फल को लेते हुए कहते हैं वाकई में ये काफी हैवी है मेरी जान, तुम्हें पता है कि मुझे मनाया कैसे जाता है। पर इतने में ही वहाँ पे एंट्री होती है कुरो की, जिसे देखते ही जूकिंग फौरन चौंकाना हो जाता है। कैप्टन जूकिंग से कहते हैं अरे यार, मैंने तो तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है, ये हमारे क्राइम डिवीजन का न्यू मेंबर है जो कि बोल नहीं सकता। इतना कहकर वो कुरो को अपने पास आने का इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही कुरो उनकी ओर आ जाता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, कैप्टन उससे कहते हैं आखिर क्यों तुमने हमारी क्राइम डिवीजन के यूनिफॉर्म को नहीं पहना है? लेकिन इसी बीच कुरो की नजर जाती है जूकिंग के घोंसली शैडो पर। जैसे ही वो घोंसली शैडो की ओरा को फील करता है, वो पूरी तरह से घबरा जाता है। पर तब तक घोंसली शैडो धीरे धीरे बाहर निकलकर अपनी पूरी बॉडी के साथ उसके सामने समन हो जाता है, जिसकी टेरिफाइंग डार्क ओरा को फील करते हुए कुरो पीछे हटने लगता है और घबराते हुए नीचे गिर जाता है। जूकिंग देखता है कि कुरो उसकी घोंसली शैडो को देखकर डर रहा है। जूकिंग धीरे से कहता है इंटरेस्टिंग, ये बच्चा तो आने वाली ओरा को देख सकता है। जूकिंग कैप्टन से परमिशन लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता देखकर कैप्टन फौरन उसे रखते हुए एक जेट स्लिप उसकी ओर फेंक देते हैं, जिसे जूकिंग पकड़ लेता है। कैप्टन उससे कहते हैं इस जेट स्लिप के अंदर ग्रेट कंपटीशन के बारे में सारी जानकारी है, मैं तुम्हें बता दूं इसके अंदर टॉप सीक्रेट्स भी है, इसलिए तुम्हें मुझे 5 वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जूकिंग वहाँ से जाने लगता
लगता है और वो जाते हुए कुरो की ओर देखता है, जिससे कि कुरो और भी ज्यादा घबराने लगता है। पर कैप्टन कुरो के पास जाते हुए कहते हैं, तुम इस बच्चे को नहीं जानते, फिर भी आखिर क्यों तुम इससे डर रहे हो? लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जिसे सुनकर कुरो नामे सिर हिलाकर अपना जवाब देता है। इतना देखते ही कैप्टन उस पर अपनी खतरनाक एनर्जी प्रेशर लगाते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग। जिस प्रेशर की वजह से कुरो डर से तड़पने लगता है, पर कैप्टन अपना प्रेशर हटाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और कुरो खुद को संभालते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। कैप्टन धीरे से कहते हैं, लिटिल जूकिंग, तुम बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो जो कि तुम खुद को दिखाते फिरते हो। अब हम जूकिंग को अपने धर्मावेसल के अंदर देख पाते हैं, जो कि अपने घोंसले शाड़ो को देखकर कहता है, तो वो बच्चा सच में इसे सेंस कर सकता है। जैसे ही घोंसले शाड़ो जूकिंग के बिना परमिशन के चोरी चुप के भागने की कोशिश करता है, पर्पल क्रिस्टल की पावर उसे टॉर्चर करने लगती है। जूकिंग कहता है, घोंसले शाड़ो की ओरिजिन काफी मिस्टीरियस है और सबसे ज्यादा तो ग्रेट कंपटीशन मुझे मिस्टीरियस लग रहा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बिना परेशानी के फाउंडेशन लेवल पर पहुंचना होगा। इतना सोचकर जूकिंग अपने डैगर को एक पिलर पर मारते हुए कहता है, चलो बाहर आ जाओ। जो सुनते ही ग्रैंड मास्टर बाहर निकल आते हैं और जूकिंग को स्पिरिट वेल पिल देते हुए हंसने लगते हैं। जूकिंग स्पिरिट पिल को लेते हुए उनसे सवाल करता है, आखिर मैं इस पिल को कैसे यूज कर सकता हूँ? जवाब में ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मास्टर इसे आप कंज्यूम करके डायरेक्टली रिफाइन कर लीजिए। मास्टर ये नन्ही सी जान इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। पर जूकिंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम इस दौरान मुझे जान से मारने की कोशिश करो तो। पर मैं तुम्हें बता दूं, मरने से पहले ही मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। इतना सुनकर ग्रैंड मास्टर का चेहरा लटक जाता है। वो फौरन जूकिंग को मनाते हुए कहते हैं, मास्टर ये पिल डेफिनेटली आपकी कल्टीवेशन को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकता है। अगर मेरी कही हुई एक भी बात झूठी निकली तो हेवन से एक बड़ा सा थंडर मुझ पर गिर जाए और मैं जलकर भूनकर काला हो जाऊं। इतना कहते ही उन पर एक थंडर अटैक होता है, पर फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, एक थंडर नहीं बल्कि 5 थंडर मुझ पर गिरे। नहीं नहीं, मुझ पर हेवनली ट्रेवलेशन की थंडर गिरे। उनकी बकवास सुनकर जूकिंग उन्हें खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम काफी चिल्लाते हो यार। हम ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि दरवाजा से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि उन्हें तारे दिखने लगता है। इतने में ही जूकिंग अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से स्पिरिचुअल पिल को कंट्रोल करते हुए डायरेक्टली अपने बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है, जिससे कि उसकी एनर्जी काफी तेजी से फ्लक्चुएट होने लगता है और वो सीधा चला जाता है अपने स्पिरिचुअल सी में। जूकिंग के स्पिरिचुअल सी की पावर को देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, क्या इस लड़के के पास 100 नहीं 110 नहीं 120? जूकिंग के स्पिरिचुअल सी की टेरिफाइंग एनर्जी लेवल को देखकर ग्रैंड मास्टर फौरन अपने एंशिएंट रिकॉर्ड्स को निकाल कर चेक करते हुए कहते हैं, मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस मॉन्स्टर के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए। पर वो जूकिंग को देखकर फिर से कहने लगते हैं, क्या 160? ऑर्डिनरी जीनियस कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल सी की काउंटिंग 100 जैंग है। ये बच्चा तो सभी मॉन्स्टर का बाप निकला। ये जो करने जा रहा है, इससे तो एक बात साफ हो चुकी है कि ये लड़का हेवेंस को डिफाई करने जा रहा है, जो कि दावलों की बिल्कुल अगेंस्ट है। हे भगवान, इस जैसे मॉन्स्टर के बारे में मेरे एंशिएंट रिकॉर्ड्स में भी इतना सा भी नहीं लिखा गया है। इतने में ही उनके हाथों से एंशिएंट रिकॉर्ड्स नीचे गिर जाता है और वो हैरानी से कहते हैं, आखिर इस बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल आखिर क्यों रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? 260, 270, 280, 290, हे भगवान, पूरे के पूरे 300। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने आज तक के सबसे बड़ा अजूबा मेरी जिंदगी में देख ली। अच्छा हुआ कि मैंने इस बच्चे के साथ दोस्ती कर लिया है। इतना कहकर वो और भी ज्यादा खुश होने लगते हैं। जूकिंग हमें बताता है कि सी ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग एक ट्रू जीनियस की स्पिरिचुअल सी की एनर्जी लेवल की लिमिट 100 जैंग है, लेकिन आखिर क्यों मेरी काउंटिंग 300 जैंग है? क्या इसलिए क्योंकि मेरे बॉडी में एलियन ट्रांस मौजूद नहीं है, और या फिर इस पिल की बदौलत? लेकिन इतने में ही ग्रैंड मास्टर जूकिंग के पास आकर उसे बधाई देते हुए कहते हैं, मास्टर आपकी कल्टीवेशन परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुकी है। बस एक स्टेप फिर फाउंडेशन लेवल पर कदम रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। आपकी पावर पोस्टर तो बिल्कुल ट्रू एंशिएंट एम्परर की तरह है। पर जूकिंग उनसे फाउंडेशन लेवल के बारे में सवाल करता है, जो सुनकर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, मास्टर अगर आपको फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी के अंदर मौजूद 100 मेंटेनेंस को ओपन करना होगा। पुरानी हेवेली कल्टीवेशन को तोड़कर खुद की ही कल्टीवेशन को क्रिएट करना होगा, जिससे कि आप अपने लाइफ फायर के गहरी रोशनी से हेवेली पैलेस को प्रकाशित कर दे। पर जूकिंग उनसे कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वो बात ऐसी है कि सबसे पहले आपको अपने धर्मा मेंटेनेंस को ओपन करना होगा, उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैजिकल एनर्जी में ट्रांसफर करके अपने बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। लेकिन जूकिंग कहता है, आखिर इस धर्मा मेंटेनेंस से मेरी कल्टीवेशन की क्या लेना देना है? जवाब में ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जब आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैजिकल एनर्जी में ट्रांसफर करोगे तब आपकी एनर्जी एनोमली ऑरा के साथ कंटामिनेट भी हो सकता है। पर फाउंडेशन लेवल की पिल्स, स्पिरिट ब्रीथ लैंप और प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स यूज करने से एनोमली ऑरा को कुछ टाइम के लिए सप्रेस किया जा सकता है। जो सुनकर जूकिंग अपने मन में कहता है, चलो ये बुढ़ाओ तो मेरे कुछ काम तो आ रहा है। लेकिन ग्रैंड मास्टर फिर से कहने लगते हैं, मास्टर आपको पता है क्या, जब मैंने फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था तब मुझे एक्सट्रीमली डेंजरस फोरेंस जोन क्रिएचर का सामना करना पड़ा था। पर उनकी बकवास फिर से सुनकर जूकिंग उन्हें फोर्सफुली अपने डैगर के अंदर रख लेता है। जूकिंग अपने डैगर की ओर देखकर कहता है, मुझे ग्रेट कंपटीशन से पहले क्रिमिनल को मारकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लेनी चाहिए ताकि मेरी स्किल्स भी
भी इम्प्रूव हो सके। अब हम एक सुनसान स्ट्रीट को देखते हैं जहाँ से क्रिमिनल की लाश आकर गिरती है और उससे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा जूकिंग था। जैसे ही और एक क्रिमिनल जूकिंग की ओर आता है, जूकिंग के बस हाथ के एक हल्के से पुश से ही वो क्रिमिनल काफी दूर तक जा गिरता है। हम देख पाते हैं कि वो क्रिमिनल कई सारी दुकानों को चीरते हुए जाकर काफी दूर जा गिरता है। अपने स्ट्रेंथ को देखकर जूकिंग कहता है, तो ये है कि कंडेंसेशन के परफेक्शन लेवल की पावर, किसी भी नाइट लेवल कल्टिवेटर को मारना अब मेरे लिए काफी आसान है। जूकिंग को देखते ही मरमेड क्लैन के लोग उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं, पर जूकिंग कूल अंदाज में अपना डैगर लेकर उनकी ओर जाने लगता है। जैसे ही वो लोग जूकिंग पर अटैक करते हैं, वो भी उनसे भिड़ जाता है, लेकिन उसके पीछे से एक मरमेड क्लैन का मेंबर आकर उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखते ही कुरो फौरन उस पर झपट्टा मार देता है और गुस्से में उसकी ओर घूरने लगता है। वो मेंबर कुछ सोच पाता उससे पहले ही कुरो ब्रूटली अपने नाखून से उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर उसकी नजर जाती है जूकिंग पर, जो बचे हुए क्लैन मेंबर को भी जान से मार देता है। ये देखकर कुरो उसकी तरह से ही घूम जाता है और सामने मौजूद यूएन से बिल्कुल जूकिंग की तरह ही उस मेंबर पर मल्टीपल स्ट्राइक कर देता है। यूएन की वो मेंबर पहले से ही मारा जा चुका था। कुरो जूकिंग को देखकर अपना शिकार ले जाने के लिए इशारा करता है और पीछे जाकर छुपते हुए फिर से उसे ले जाने का इशारा करता है, जो देखकर जूकिंग सोचता है क्या ये बच्चा मुझे ये बॉडी ले जाने के लिए कह रहा है। ये सोचकर वो अपना जेट स्लिप निकाल लेता है और बस 3 लोगों के ही पिक्चर लेता है। फिर जूकिंग अपने पॉइजन से उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो कुरो की ओर देखकर कहता है, इसे तुमने मारा है इसलिए तुम्हारा है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। जैसे ही जूकिंग वहाँ से गायब होता है, कुरो उस मेंबर का पैर पकड़कर वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए कुरो आसपास देखने लगता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। सब कुछ ठीक देखकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम जूकिंग को देख पाते हैं जो कि असल में उसका पीछा कर रहा था। जूकिंग देखता है कि कुरो उस डेड बॉडी को एक पिलर पर मारकर एक छोटे से केज का दरवाजा खोलता है और उस मेंबर को अपनी ओर खींचकर अंदर लेते हुए फिर से वो आसपास देखकर दरवाजा को बंद कर लेता है। इतना देखते ही जूकिंग वहाँ से बाहर निकल आता है और चुपके से कुरो क्या कर रहा है नोटिस करने लगता है, जहाँ वो देख पाता है कि कुरो अपने घाव को साफ करने लग रहा है, जहाँ उसे तकलीफ भी होती है। ये देखकर जूकिंग को वो पल याद आता है जो भी ऐसे ही अपने घाव को साफ करता था। फिर कुरो अपने नाखून को साफ करने लगता है, बिल्कुल जैसे ही जूकिंग अपने डेगर को साफ करता था। ये देखकर जूकिंग कहता है, ये बच्चा बिल्कुल मेरी ही तरह है। हम कुरो को देख पाते हैं जो कि एक पत्थर से दीवार पर कुछ लिखने लगता है, जो कि असल में उसके साथ आज जो हुआ था वो इसके बारे में लिख रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पीछे से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, वो गुस्से में अपना दांत दिखाने लगता है। पर जैसे ही वो वहाँ पे जूकिंग को देखता है, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है और वो डर के मारे पीछे हटने लगता है। जूकिंग उनसे सवाल करता है, आखिर तुमने उस वक्त क्या देखा था? पर कुरो इशारों से उसे जवाब देता है कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जूकिंग उसे जेट स्लिप यूज करने के लिए कहता है, जो सुनकर कुरो अपने जेट स्लिप से लिखकर जूकिंग को मैसेज कर देता है, जिसमें उसके घोंसली साड़ों के बारे में लिखा हुआ था। जूकिंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, जेट स्लिप को स्कैन करके तुम पैसे एक्सचेंज कर सकते हो, तुम्हें डेड बॉडीज को डिवीजन में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कुरो की तरफ एक पैसों से भरा हुआ पोटली फेंक देता है और उससे कहता है, इस पैसों से तुम अपने लिए एक धर्मा वेसल खरीद सकते हो, तुम्हें इस जैसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। जो सुनकर कुरो स्पीच स्टोन की ओर देखने लगता है, क्योंकि उसने दीवार पर एक धर्मा वेसल की पिक्चर बनाई थी, जिसे नोटिस करते हैं जूकिंग ने उसे ये पैसे दिया है। अब हम जूकिंग को उसके धर्मा वेसल के अंदर देख पाते हैं, जहाँ वो घोंसली साड़ों को टॉर्चर कर रहा था। लेकिन वो ग्रेट कंपटीशन के बारे में सोचकर कैप्टन के दिए हुए जेट स्लिप को निकाल कर चेक करने लगता है, जो कि मरमेड क्लैन की होलोग्राफिक मैप था। उसे कैप्टन की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ वो कह रहे थे, ग्रेट कंपटीशन मरमेड क्लैन में मौजूद 4 आइसलैंड में होगा। पहला होने वाला है मिए आइसलैंड के टेम्पल में, जहाँ मरमेड क्लैन के लोग वर्शिप करते हैं। दूसरा ये मेइची आइसलैंड में मौजूद रॉयल पैलेस में। तीसरा होने वाला है योचेंग आइसलैंड के अंदर, जहाँ ब्यूरल ग्रांट्स मौजूद है और इस जगह हमें काफी अच्छे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। और लास्ट में आता है जुइंग आइसलैंड में मौजूद जुइंग टावर पर, और इस जगह पर मरमेड क्लैन के लोग उनके वैल्यूएबल पिल्स स्टोर करके रखते हैं। मे भी इसके अंदर हमें स्प्लिट ब्रेथ लैम्प भी मिल सकता है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले जुइंग टावर जाना होगा। ग्रेट कंपटीशन के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जाओ बच्चे, और जितना हो सके उतना मरमेड क्लैन के लोगों को जान से मारो। जूकिंग अपने होलोग्राफिक मैप को वापस हटाते हुए कहता है, कैप्टन ने मुझे इतना कीमती इन्फॉर्मेशन दिया है, आखिर इनमें उनका मेन पर्पस क्या है? इतना कहकर वो अपने किलिंग लिस्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अब हम जूकिंग को हुआंग के साथ देख पाते हैं, जहाँ हुआंग कहता है, तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, मरमेड क्लैन के अगेंस्ट जाने के लिए तुम्हें जितना घोस्ट डोमेन पॉइजन चाहिए वो मैं लाकर दूंगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर हम जूकिंग को मेडिसिन स्टोर पर देखते हैं, जो पैसे देकर कुछ होर्सुक क्रैब हर्ब किन लेता है। फिर वो चला जाता है जांगसान के पास, जो कि उसकी धर्मा वेसल को फिर से एक बार मॉडिफाई कर देता है, और हुआंगियान उसके पास आकर काफी सारे होर्सुक क्रैब लाकर दे देता है, जिसे देखकर जूकिंग उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद जूकिंग कहता है, धर्मा वेसल, स्पिरिट स्टोन, पॉइजन, ब्लैक पिल्स सब कुछ रेडी है, बस मुझे ग्रैंड कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने का इंतजार है। अब हमें ग्रैंड कॉम्पिटिशन का दिन फूड प्लाजा में दिखाया जाता है, जहाँ 7th पीक के सभी डिसाइपल मौजूद थे। जूकिंग को देखते ही जांगसान
उसे अपने पास आने के लिए कहता है, जहाँ कैप्टन भी उसके पास मौजूद थे। लेकिन तभी जुकी की नजर पर्पल रो वाले इनर डिसाइपल्स पर जाती है, जिनकी कल्टीवेशन फाउंडेशन लेवल की थी। और उनके बगल में हम सेकंड प्रिंस और थर्ड प्रिंस को देख पाते हैं, जहाँ हुआंगियान भी मौजूद था। पर जैसे ही हुआंग की नजर जुकी पर जाती है, वो खुश होकर उसे आवाज लगाने लगता है। ये देखकर जुकी भी उसे हाई कह देता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ आसमान में एक स्पेस टाइम पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर से आने वाले टेरिफाइंग ऑरा को महसूस करते ही सभी की नजर उस ओर जाती है, जहाँ पोर्टल को चीरते हुए अपीयर होने लगते हैं 7th पीक के ग्रैंड एल्डर्स, जिनमें से एक अपनी वाइन को एंजॉय कर रहे थे। उनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखकर जुकी अपने मन में कहता है, ये 13 एल्डर्स की कल्टीवेशन तो गोल्डन कोर रियलम की है। इतने में ही सभी डिसाइपल्स एल्डर्स को रिस्पेक्ट पेश करते हुए ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन तभी पूरा आसमान का रुख बदल जाता है। यह देखते ही जुकी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। सभी ग्रैंड एल्डर्स की भी नजर उस ओर जाती है, जहाँ से एक जायंट ड्रैगन की क्लो बाहर निकल आती है, जिनके ऊपर हम 7th पीक मास्टर जेंकाई के रेसिडेंस को देख पाते हैं। और वो ड्रैगन असल में एक हाई लेवल का धर्मा वेसल था। ये देखकर सभी ग्रैंड एल्डर्स जेंकाई को ग्रीट करते हुए उनकी जय जयकार करने लगते हैं। और यूएन के सभी डिसाइपल एक साथ कहते हैं, हम पीक मास्टर का दिल से स्वागत करते हैं। अब हम उस धर्मा वेसल की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं, जिसके ऊपर मौजूद मास्टर जेंकाई के रेसिडेंस का नाम हमें बताया जाता है, ग्रेट विंग्स पैलेस अटायर। अब फाइनली मास्टर जेंकाई अपने रेसिडेंस से बाहर आते हुए हमें नजर आते हैं, जिनके हर एक कदम के साथ बेहद टेरिफाइंग एनर्जी प्रेशर अनलिश हो रहा था। मास्टर जेंकाई हवा में फ्लोट करते हुए अपने ट्रू रियलम की पावर को अनलिश कर देते हैं, जिससे कि चारों तरफ और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी प्रेशर अनलिश होने लगता है, जिनके प्रेशर को सभी डिसाइपल्स बहुत मुश्किल से झेल पा रहे थे। इवन की जुकी उनकी ओरा को फील करते हुए कहता है, ये पर्सन तो वो आगे कुछ कह पाता। उससे पहले ही मास्टर जेंकाई सभी डिसाइपल से कहते हैं, मेरे सभी डिसाइपल्स, मैं ये बात सभी डिसाइपल को बताना चाहता हूँ कि मरमेड क्लैन हमारे सेट के साथ अलायंस बनाकर था, पर उन्होंने ही हमारे पीठ पीछे छुरा मारकर हमें धोखा ही नहीं दिया है। उन लोगों ने हमारे राइचस पाथ का नाम भी मिट्टी में मिला दिया है, और हमें बिट्रे करते हुए उन्होंने हमारे मोर्टल एनिमी सी कॉर्पस के साथ हाथ मिलाया है। इवन के उन कमीनों ने हमारे द्वारा भेजे गए डिसाइपल को जान से मार दिया है, जिन्होंने मरमेड क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कसम खाई थी, जिन्हें मारकर और उनके ब्लड और बोन को रिफाइन करते हुए उन कमीनों ने बोन टावर एक अलायंस के तौर पर एस्टैब्लिश किया है। मैं यानी जेंकाई पिक मास्टर के तौर पर ग्रेट कॉम्पिटिशन की लोकेशन को मरमेड क्लैन में सेट किया है। आखिर क्यों, तुम लोगों को पता है, ताकि हम पूरे मरमेड क्लैन को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। इसलिए मैं एनिहिलेशन पनिशमेंट का ऐलान करता हूँ। मेरे डिसाइपल्स, तुम में से अगर किसी ने भी मरमेड क्लैन के एक कल्टीवेटर को जान से मारा, रिवार्ड के तौर पर उस कल्टीवेटर को 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दी जाएगी। ये एक जंग का मैदान है, जहाँ तुम्हें लूट करने का सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम लोगों को सरेंडर करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इतना सुनते ही सभी डिसाइपल्स एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जेंकाई आगे कहते हैं, तुम कल्टीवेटर्स में से जिसके पास हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट होगी, उसे प्रमोट करते हुए एक को डिसाइपल बना दिया जाएगा, जिससे कि वो कल्टीवेटर हमारे ग्रेट माउंटेन में जाकर कल्टीवेशन कर सकता है, और उसकी कल्टीवेशन भी तेजी से इंक्रीज हो सकती है। मैं डिक्लेयर करता हूँ अब से ऑफिशियली, मैं जेंकाई ग्रेट कॉम्पिटिशन का ऐलान करता है। इतना कहते ही वहाँ मौजूद एक जाइंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके अंदर से एक एनर्जी बीम निकलकर सीधा आसमान में चली जाती है, जिससे कि वहाँ पे एक जाइंट गेट खुलने लगता है, जिसे खुलता देखकर सभी डिसाइपल की नजर उस ओर जाती है, जहाँ हम हजार नहीं लाखों के तादाद पर डिसाइपल को देख पाते हैं, और उनके सामने मौजूद था डायरेक्शनल टेलीपोर्टेशन आरे। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।